दिन था 29 मई 1453 जब तुर्किश राजा महमद ने कॉन्स्टेंटिनोपल शहर पर कब्जा कर बेजेंटाइन एम्पायर को समाप्त कर दिया। यहाँ से ओटोमन एम्पायर का विस्तार प्रारंभ हो गया। एक समय पर छोटा सा तुर्की राज्य जो कि आगे आने वाले 600 वर्षों तक इतना फैल गया था, जिसकी सीमाएं यूरोप से लेकर अफ्रीका और एशिया के अधिकतर हिस्सों तक फैल चुकी थी, जो कि अपने आप में एक बहुत विशाल साम्राज्य था। तो आज के इस एपिसोड में हम ओटोमन एम्पायर के इतिहास को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयत्न करेंगे। अगर आपको इस एपिसोड से थोड़ी सी भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज एपिसोड को लाइक जरूर करें और ऐसे ही और एपिसोड देखने के लिए नवीनतम ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें। 13वीं शताब्दी के अंत में उत्तरी पश्चिमी एनातोलिया में सुगोट शहर की स्थापना तुर्कमान आदिवासी नेता उस्मान प्रथम द्वारा की गई थी। वास्तव में उस्मान प्रथम के नाम पर एक ऐसे साम्राज्य का नाम पड़ा जिसने आगे जाकर बेजेंटाइन एम्पायर को खत्म कर दिया, और उस साम्राज्य का नाम था द ओटोमन एम्पायर। ओटोमन मुख्य रूप से अंग्रेजी का शब्द है जिसका तुर्की में मतलब है उस्मान अली। 13वीं शताब्दी में रस सल्तनत का अच्छी तरह से पतन हुआ, जिसकी वजह से एनातोलिया स्वतंत्र तुर्की रियासतों के एक समूह में विभाजित हो गया, जिन्हें एनातोलियन बाइलिक्स के नाम से भी जाना जाता था। यह छोटी सी रियासत बेजेंटाइन साम्राज्य की सीमा के पास थी, जिसका नेतृत्व तुर्की आदिवासी नेता उस्मान प्रथम ने किया था। उस्मान ने साकारे नदी के किनारे बेजेंटाइन कस्बों पर विजय प्राप्त करके अपनी रियासत की सीमाओं में वृद्धि पैदा की। 1302 में बेफियस की लड़ाई में बेजेंटाइन की हार ने भी, जिसकी वजह से उन्होंने इतने बड़े साम्राज्य के हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया। उस्मान प्रथम की मृत्यु के बाद की सदी में एनातोलिया शासन एनातोलिया और बाल्कन तक फैल चुका था। उस्मान के बेटे ओरहान ने 1326 में बरसा के उत्तरी पश्चिमी एनातोलिया शहर पर कब्जा कर लिया, जिससे यह ओटोमन साम्राज्य की नई राजधानी बन गई और इस क्षेत्र में बेजेंटाइन नियंत्रण खत्म हो गया। 1390 के आसपास में कोसोवो में ओटोमन की जीत में तबीरियचाई पावर के अंत को पूरी तरह से खत्म कर दिया, जिससे यूरोप में ओटोमन का विस्तार शुरू हो गया। 1356 में चारडोम के लिए नोकोपोलिस की लड़ाई को भी ओटोमन ने जीत लिया। जैसे जैसे तुर्कों का बाल्कन में विस्तार हुआ, उनका कॉन्स्टेंटिनोपल शहर को जीतने का विश्वास और भी बढ़ने लगा। ओटोमन्स ने पहले ही शहर के आसपास की लगभग सभी बेजेंटाइन भूमि पर नियंत्रण कर लिया था, लेकिन बोस्पोरस स्टेट पर कॉन्स्टेंटिनोपल की रणनीतिक स्थिति की मजबूत रक्षा से इसे जीतना मुश्किल बन गया। दूसरी तरफ ओटोमन्स के ऊपर एक नए आक्रमणकारी ने आक्रमण कर दिया। यह तिमूरिड साम्राज्य के संस्थापक तिमूर के नियंत्रण में हुआ। 1402 में आकाश की लड़ाई ने तिमूर ने तर्क सेना को हरा दिया और सुल्तान बायजीद प्रथम को बंदी बना लिया, जिस कारण साम्राज्य में अव्यवस्था फैल गई। तुर्की साम्राज्य पर पहले ही संकट के बादल मंडरा रहे थे और तभी 1402 से 1413 तक चलने वाला गृहयुद्ध हो गया। बायजीद के बेटों ने उत्तराधिकार को लेकर लड़ाई लड़ी। यह तब जाकर समाप्त हुआ जब महमद प्रथम सुल्तान के रूप में उभरा। जो साम्राज्य ओटोमन्स खो चुका था, उन्हें 1430 और 1440 के दशक के बीच मुराद द्वितीय द्वारा पुनः प्राप्त कर लिया गया। बेजेंटाइन क्षेत्र, जहां पर सबसे पहले ओटोमन्स ने विजय प्राप्त की, वहां प्लेग के प्रकोप के कारण बेजेंटाइन सेना समाप्त होने लगी। बड़ी मात्रा में बेजेंटाइन लोग मारे गए, जिसकी वजह से ओटोमन सभी लड़ाइयां जीतने लगे। मुराद द्वितीय के पुत्र महमद विजेता ने राज्य और सेना दोनों को पुनर्गठित किया और कॉन्स्टेंटिनोपल शहर पर हमला कर दिया। कई दिनों तक चले इस संघर्ष में बहुत लोग मारे गए। आखिरकार 29 मई 1453 को लगातार चली इस लड़ाई के बाद ओटोमन्स द्वारा कॉन्स्टेंटिनोपल शहर को जीत लिया गया, जिससे बेजेंटाइन साम्राज्य पूरी तरह से समाप्त हो गया। महमद ने ओटोमन प्राधिकरण को स्वीकार करने के बाद में पूर्वी रूढ़िवादी चर्च को अपनी स्वायत्तता और भूमिका बनाए रखने की अनुमति दी। पश्चिमी यूरोप के राज्यों और बाद के बेजेंटाइन साम्राज्य के बीच तनाव के कारण उन राज्यों ने ओटोमन साम्राज्य को बेजेंटाइन साम्राज्य से बेहतर माना। 15वीं और 16वीं शताब्दी में ओटोमन साम्राज्य ने विस्तार के दौरान में प्रवेश किया। साम्राज्य में आगे आने वाले सभी सुल्तानों ने साम्राज्य का विस्तार जारी रखा। यूरोप और एशिया के बीच मुख्य स्थलीय व्यापार मार्गों पर नियंत्रण के कारण यह आर्थिक रूप से काफी फला फूला। सुल्तान सेलिंग प्रथम ने चलदेरन की लड़ाई में ईरान के शाह इस्माइल को हराकर साम्राज्य की पूर्वी और दक्षिणी सीमा
घटनाओं का नाटकीय रूप से विस्तार किया। सेलिंग प्रथम ने मिस्र के मामलूक सल्तनत को हराकर उस पर कब्जा कर लिया और गद्दी पर अपना एकाधिकार और नियंत्रण 12 सुल्तान बना दिया, जिससे लाल सागर पर भी ओटोमन्स का नियंत्रण आ गया। सुलेमान द मैलिफिसेंट ने 1521 में बेलग्रेड पर कब्जा कर लिया। ओटोमन्स हंगेरियन युद्ध के हिस्सों के रूप में हंगरी साम्राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों पर कब्जा कर लिया और 1526 में मोहाक की लड़ाई में अपनी ऐतिहासिक जीत के बाद उन्होंने वर्तमान हंगरी और अन्य मध्य यूरोपीय क्षेत्रों में तुर्की शासन स्थापित कर दिया और इसके बाद 1529 में वियना की घेराबंदी की, लेकिन शहर पर कब्जा करने में असफल रहे। गुम्स की घेराबंदी में उन्हें खदेड़ दिया गया। ओटोमन्स ने 1535 में फ्रांसीसियों से बगदाद छीन लिया। 1555 में ताकेसस पहली बार आधिकारिक तौर पर सफाविड्स और ओटोमन्स के बीच विभाजित हो गया। सुलेमान प्रथम द मैलिफिसेंट के शासनकाल में ओटोमन्स की भव्यता के चरम को चिन्हित किया, लेकिन कमजोरी के संकेतों में धर्म गिरावट की शुरुआत का संकेत दिया। 1565 से 1807 तक के समय को ओटोमन साम्राज्य के पतन का काल माना जाता है। इसमें पतन का एक महत्वपूर्ण कारण स्वयं सुल्तानों की क्षमता और शक्ति की बढ़ती कमी थी। 16वीं शताब्दी के मध्य में तुर्की कुलीन वर्ग पर देवसिरमे की विजय भी देखी गई। इसने राजधानी में अपनी लगातार सारी शक्तियां खो दी तथा दक्षिणी पूर्वी यूरोप व अनातोलिया में अपनी शक्ति के पुराने केंद्र में लौट आया। क्योंकि सुल्तान अब अपने साम्राज्य पर अच्छी तरह से नियंत्रण नहीं रख पा रहे थे और सरकार का प्रयोग सुल्तान या साम्राज्य के लाभ के बजाय अपने फायदे के लिए करने लगे। परिणाम स्वरूप प्रशासन के सभी हिस्सों में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद फैलने लगा। इसके अलावा साम्राज्य में आर्थिक कठिनाइयां भी होने लगी। आर्थिक कठिनाइयां 16वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुई, जब डच और ब्रिटिश ने मध्य पूर्व के मध्य से पुराने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया। परिणाम स्वरूप मध्य पूर्वी प्रांतों की समृद्धि में गिरावट आने लगी। 18वीं शताब्दी के दौरान कई ओटोमन साम्राज्य के सुल्तानों ने साम्राज्य को सुधारने के लिए कई प्रयास किए। उस्मान द्वितीय और मुराद चतुर्थी जैसे सुल्तानों ने साम्राज्य में सभी सरकारी वर्गों को विशेषाधिकार दिए ताकि वे कठिनाइयों के समय से उभर सके। धन को पानी की तरह बहा दिया गया। सेना को मजबूत करने के लिए खजानों को खाली कर दिया गया। सेलिंग तृतीय ने सेना को आधुनिक बनाने के लिए पहला बड़ा प्रयास किया। सेलिस के प्रयासों से उसे अपनी गद्दी और जान गंवानी पड़ी, लेकिन उसके उत्तराधिकारी महमूद द्वितीय ने इसे शानदार और खूनी तरीके से हल किया, जिससे 1826 में जनीर शिकोर को समाप्त कर दिया। सर्बियाई क्रांति जो 1804 से लेकर 1815 तक चली, उसने पूर्वी पक्ष के दौरान बाल्कन में राष्ट्रीय जागृति के युग की शुरुआत को चिन्हित किया। 1811 में अल साउद परिवार के नेतृत्व में अरब के कट्टरपंथी वहाबियों ने ओटोमन्स के खिलाफ विद्रोह किया, जिससे ओटोमन्स को हार का सामना करना पड़ा। 1830 में फ्रांसीसियों ने अल्जेरियस के टेलिक पर आक्रमण किया। 21 दिनों तक चले इस अभियान में 5000 से अधिक अल्जेरियाई सैनिकों की मौत हुई और लगभग 2600 फ्रांसीसी भी हताहत हुए। साम्राज्य ने इसके बाद कई वर्षों तक अपना आधिपत्य स्थापित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपने आप को स्थिर नहीं रख पाया। जैसे जैसे युग आधुनिकता की तरफ बढ़ने लगा, ओटोमन्स ने भी अपने आप को बदलने की कोशिश की, लेकिन अब इस साम्राज्य का समय आ चुका था। 1908 से लेकर 1922 तक की अवधि को ओटोमन्स की समाप्ति का काल माना जाता है, जो यंग तुर्की क्रांति से शुरू हुआ और तुर्की के आधुनिक राज्य की स्थापना के साथ समाप्त हुआ। यहाँ पर ओटोमन एम्पायर की समाप्ति हुई और कुछ नए देशों का निर्माण हुआ और यहाँ पर खत्म होता है हमारा आज का ये एपिसोड। आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारे इस एपिसोड से वैल्यू मिली हो। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और बाय बाय।